हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। वेल, पिछले टर्न पे हम लोगों ने अपवर्तन पढ़ा, अपवर्तन के नियम पढ़े, राइट। आज इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। आगे की कहानी कहते हैं। गौर से सुनिएगा सभी लोग, ध्यान से, है ना। इसके बाद हमारे को कुछ एक नोट दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? नोट। क्लियर। तो इससे पहले कि मैं नोट के बारे में जानूं, मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि स्नेल का नियम याद है आपसे? आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन या दूसरे माध्यम का अपवर्तन, कुछ भी बोल सकता हूँ। क्लियर। कुछ चीजें मैंने बताई थी आपको, तो आप मुझे बता सकते हो कब ग्रेटर देन 1 होगा, कब लेस देन 1 होगा, कब एक से बड़ा होगा, कब एक से छोटा होगा। चीते की चाल चूहे के सापेक्ष एक से अधिक, समझ गए। कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष एक से अधिक होगा। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, फोकस, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक एक से अधिक। बात मैं वही कर रहा हूं, मेरे बोलने के अंदाज अलग अलग है। मैंने बोला कांच का अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष एक से अधिक होगा, और पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक एक से अधिक होगा। बात समझ में आ रही है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाऊं? जो मैंने बोला आपको पल्ले पड़ा? हाँ, क्लियर है? चलिए, अच्छी बात। अगर ये सब बातें आप समझते हैं तो आगे बढ़ता हूं। हम लोगों ने जाते जाते कल जब स्नेल का नियम पढ़ा था, तो सूत्र था 1μ2 बराबर साइन आई अपॉन साइन आई। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। क्लियर है सभी? ये जो आपने पढ़ा था 1μ2 बराबर साइन आई अपॉन साइन आई, सही जा रहा हूं मैं? साइन आई अपॉन साइन आई। तो आप गौर से देखिएगा यहाँ पर सभी लोग, आई क्या है? आपका कुछ ना कुछ मान होगा इसका। जैसे मैंने बोला 30 डिग्री है, तो साइन 30 लिखोगे, आई की जगह 30 लिखोगे, है ना। मैंने बोला अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री लिखोगे। सॉल्व करोगे तो साइन 30 का मान 1/2, साइन 90 का मान 1। क्लियर। तो आंसर जो भी आएगा एक संख्या आएगी। इसमें कोई मात्रक पात्रक लगाते हो क्या? नहीं लगाते। यानी मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अपवर्तनांक का किसी भी प्रकार का कोई मात्रक नहीं होता, कोई विमीय सूत्र नहीं होता। जो बात बोली समझ में आई? क्लियर। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, कोई विमीय सूत्र नहीं होता। क्यों बोला? समझ में आया? पढ़ लो, पहला नोट वही है आपके सामने। ये बात, अगला जो प्रश्न, अगला जो नोट दिया है, ये बात मैं आप लोगों को पिछले चैप्टर में भी पढ़ा चुका हूं और आप लोग जानते हो। दृश्य प्रकाश में कितने रंग आते थे? 7 रंग आते थे। कौन कौन से? बेजानी, हपी, नाला, बताया था विद्या। इसमें मुझे बता सकते हो सबसे अधिक तरंग लंबाई कौन से रंग की? लाल रंग की। और सबसे कम तरंग लंबाई बैगनी रंग की होती थी। ऐसा मैंने आप लोगों को बताया था। सब लोगों को क्लियर है? और उस टाइम पे मैंने बोला था ये सब चीजें आपको बार बार लगेंगी। इस चैप्टर में तो बहुत ज्यादा बार लगेंगी। क्लियर। तो सबसे अधिक तरंग लंबाई किसी ने पूछा तो किसकी होती है? सबसे कम तरंग लंबाई बैगनी रंग की। ऐसे बोलना आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ो। तो अगली लाइन में वही लिखा हुआ है कि सबसे अधिक तरंग लंबाई लाल रंग की होती है, सबसे कम तरंग लंबाई बैगनी रंग की होती है। आगे बढ़ जाओ। इसके बाद एक नोट दिया है, और उस नोट का बहुत बड़ा रोल है। फिजिक्स एंड होने तक बहुत बड़ा रोल है इसका। क्लियर। तो ये नोट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। आपको ये एकदम से पूरा समझ नहीं आएगा, कुछ चीजें समझ में आएंगी, कुछ आपके बम्पर हिट जाएंगी, राइट। क्लियर। वो जैसे जैसे मैं कोर्स को आगे बढ़ाऊंगा आपको समझ में आएंगी कि कैसे आएंगी। क्लियर है? समझ में आ रही है मेरी बात? तो देखते हैं हम लोग। पहले आप मुझे एक बात बताओ, अपवर्तनांक हवा का ज्यादा होता है या पानी का? पानी का ज्यादा होता है या कांच का? सब जानते हो ना। यानी माध्यम जैसे जैसे सघन होता जा रहा है, अपवर्तनांक
इसी बात को सघन वर्ड को ऐसे बोलूं, माध्यम का घनत्व जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है अपवर्तनांक, तो इसका मतलब अपवर्तनांक और घनत्व एक दूसरे के कैसे हुए, समानुपाती हुए। तो मैं अगर चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, म्यू हो गया अपवर्तनांक, बोलो भैया, अपवर्तनांक समानुपाती हो गया घनत्व के। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? घनत्व को इंग्लिश में डेंसिटी बोलते हैं, इसलिए इसे अक्षर डी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? समझ गए मेरी बात? मेरी अगली बात, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अगली बात पे आता हूं। मैंने सड़क पे आपको बोल दिया कि भैया दौड़ो, आप दौड़ लोगे, आपकी कुछ ना कुछ चाल भी होगी, सही बोल रहा हूं? सड़क पे जब आप दौड़ रहे हो तो आपके चारों तरफ माध्यम जो भरा हुआ है वो हवा है। दूसरे दिन सड़क पे मैं घोटून पानी भरवा दूं या कमर तक पानी भरवा दूं और फिर तुमसे कहूं दौड़ो, चाल बढ़ जाएगी या घट जाएगी? बढ़ जाएगी, घट जाएगी, यानी घनत्व बढ़ जाने से चाल, आपको समझ में आता है? घनत्व बढ़ जाने से चाल कम हो जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती? व्युत्क्रमानुपाती। बात समझ में आई सभी को? तो घनत्व और चाल एक दूसरे के, तो ये घनत्व लिखा है तो चाल ऐसे लिख दो, नहीं समझ में आई? बचपन में पढ़ा था मैंने, आज से 2-4 दिन पहले, न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा, याद है आपको? न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा, तो सी बराबर न्यू लेमडा कैसे गुणा कर दिया, समझ में? सी क्या है? चाल ही तो है, चाल को सी से प्रदर्शित कर लो या वी से कर लो, बात एक ही है। तो वी और लेमडा एक दूसरे के कैसे हो? समानुपाती। वी 0, लेमडा समानुपाती करना हो तो कैसे बना? लेमडा यानी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, समझ गए? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बढ़ जाएगी तो चाल बढ़ जाएगी, ये दोनों समानुपाती हैं। बोलो, किसी ने अब ऐसे ओटी बन जाते हैं, ओटी कैसे बनेंगे देखो। किसी ने पूछा सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होगा? अपवर्तनांक सबसे अधिक कौन से रंग का होगा? तो भैया अपवर्तनांक अधिक उसी रंग का होगा जिसकी तरंग लंबाई कम होगी। व्युत्क्रमानुपाती है ना, अपवर्तनांक अधिक उसी का होगा जिसकी तरंग लंबाई तो किसका होगा? अपवर्तनांक। नहीं यही बात समझ? क्लियर? समझ गए? किसी ने पूछा अपवर्तनांक सबसे कम किसका होगा? तो भैया अपवर्तनांक कम उसी का होगा जिसकी तरंग लंबाई ज्यादा होगी, और तरंग लंबाई ज्यादा किसकी होती है? तो इसका मतलब लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होगा। नहीं यही बात समझ? क्लियर? जो बोला समझ में आया, पल्ले पड़ा, आगे बढ़ जाओ। अच्छी बात है, आगे की बात करता हूँ। ये क्या है आपका? चाल। एक बात बताओ, गधा है, गधा चल रहा है, चल रहा है, तब आगे कच्ची चाल होगी। अब गधा के पीछे लड़ी लगा दो, समझ गए? पटाखे की, तो वैसे ही चलते रहो जैसे चल रहे हो, तो लड़ी लगा देने का मतलब ताप बढ़ा दिया, ताप बढ़ जाने से चाल तो ताप और चाल एक दूसरे के समान। चाल अगर जी रही तो ताप ऐसे लिखो, समझ गए कि यहाँ पर क्या है? ताप। जो बातें मैं बोल रहा हूँ आपको पल्ले पड़ रही हैं, ध्यान रखना। इस नोट का बहुत बड़ा रोल है, जब नोट पे बहुत ज्यादा थ्योरी आपकी क्लियर हो जाएगी, आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, अदरवाइज पढ़ के बावरे रह जाओगे, कछु बढ़े हो कछु घटे हो, समझ में कछु आवे हो नहीं, कौन सा बढ़े हो कौन सा घटे हो, ये सारी चीजें यहीं से समझ में आएंगी आपको। क्लियर है? तो ये मैंने क्यों लिखा, बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। यहाँ तक अगर मेरे को नजारा क्लियर है तो मैं आगे के नजारे आपको समझाता हूँ। आज से कुछ दिनों बाद हो सकता है कल आ जाए आपके सामने, नहीं तो परसों आ जाए या छुट्टियों के बाद आए। एक सूत्र पढ़ाऊंगा आपको,
आर म्यू डी बराबर 1/sin IC। मैं ये कहना चाहता हूं, इस सूत्र को देख के मुझे ये पता चलता है कि अपवर्तनांक जो होता है वो क्रांतिक कोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपको समझ में आएगा ये मैंने क्यों लिखा है। समझ में आई बात? तो अपवर्तनांक जो होता है वो क्रांतिक कोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर क्रांतिक कोण, क्योंकि अभी आप समझ, हाँ क्रांतिक कोण वैसे मैंने इशारा किया था अगर आपको याद हो तो। सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होने पर प्रकाश की किरण का सघन और विरल माध्यम के सीमा परत से पूर्ण परावर्तन हो जाता है। इस घटना को पूर्णांतरिक परावर्तन ही कहते हैं। रेडियो तरंगों के प्रसारण में आयन मंडल की भूमिका उस दिन ये क्रांतिक कोण के बारे में बात की थी, याद है? खैर आग लगन दो, कोई दिक्कत रहा है। जब ये बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण व्युत्क्रमानुपाती क्यों। सीन क्लियर है? आपको मेरी रामायण समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से अब आपको दिक्कत आने लगेगी। समझ गए? आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद एक दिन आएगा जिस दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट सूत्र है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। इसको लेंस निर्माता सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा इसके बारे में। यहाँ पर देखने से मुझे ये पता चलता है कि म्यू और एफ यहाँ पर फोकस दूरी है। क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी पूरी क्या होती है, सब बात की बात है, बताऊंगा इस चैप्टर में ना। तो म्यू तो 0, तो एफ कहाँ बना, ऊपर या नीचे? नीचे। तो 1/, फोकस दूरी पूरा मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि अभी आपने फोकस दूरी पढ़ी नहीं है ना, इसलिए एफ एकदम समझ नहीं पाएंगे। सीन क्लियर है? आगे बढ़ो। इसके बाद अगली बात आती है, टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको प्रिज्म आएगा, लेंस के बाद प्रिज्म आएगा इसी चैप्टर में। तो वहां पर विचलन कोण का एक सूत्र होता है, डेल्टा एम बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए। कल हल्का सा इशारा मैंने विचलन कोण का आपको किया था, डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, बताया था। डेल्टा और म्यू एक दूसरे के कैसे हैं? तो म्यू तो जो लिखता हो, डेल्टा कैसे लिखो, ऊपर या नीचे? ऊपर। हाँ, यानी कि विचलन कोण कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं? डेल्टा से। जो बोला समझ में आए? आपके नोट्सों में, नोट में यही सारी चीजें लिखी होंगी लाइन से। क्लियर? कैसी आई बात समझ में आ रही है? स्टार्टिंग में अभी आपको ज्यादा समझ नहीं आया होगा, लेकिन आपको यहाँ तक के तो पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। समझ गए? ये नहीं आया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको इनका इस्तेमाल समझ में क्यों रखें, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मैंने रीजन बताया, ये मैंने किस आधार पर रखा है? इस सूत्र के आधार पर। ये पढ़ाऊंगा आगे, है ना। ये मैंने किस आधार पर रखा है? इस सूत्र के हिसाब से। और ये वाला मैंने किस आधार पर रखा है? इस सूत्र के हिसाब से। समझ में आ रही है मेरी बात? सीन क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? तो ये वाला नोट भी देख लें, लाइन से यही सारे स्टेप लिखे। एक आध कम हो तो बढ़ा लेना आप लोग, है ना। देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बात बताओ, ये समझ में आ गया ना आपको पूरा? तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मुझे दिख रहा है म्यू और वी एक दूसरे के कैसे हैं? व्युत्क्रमानुपाती। समझ में आता है आपको? तो अगर ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो अगर मैं म्यू को लिखता हूँ μ1 बटे μ2, तो मैं वी को क्या लिखूं? v2 बटे v1। समझ में आया? ऐसा करते हैं। अच्छा, और अगर मान के चलो मैं इसे ऐसे नहीं लिखना चाह रहा, मैं तो म्यू को ऐसे लिखूंगा μ2/μ1, तो वी को क्या लिखूंगा? व्युत्क्रमानुपाती है तो बस उल्टा हो जाएगा, है ना। ये 2/1 है तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 है तो ये 2/1। बस क्लियर है? दोनों से आंसर सेम ही है, जो बोला पल्ले पर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, मेन कौन सा है इसमें? दूसरे माध्यम का अपवर्तन, और उसकी तुलना किससे की जा रही है? तो अगर ये बात आपको समझ में आई, जैसे आप लोगों के फिजिक्स में नंबर आते हैं, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था, है ना। आपके फिजिक्स नंबर आए 100 में से 20, तो ये नंबर किसके हैं? आपके। किसके सापेक्ष? आदर्श विद्यार्थी के साथ। ये किसका अपवर्तनांक है? ये किसका अपवर्तनांक है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो? आदर्श विद्यार्थी।
नहीं, ये अपवर्तनांक की बात कर रहा हूँ। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है और इसकी तुलना किससे की जा रही है? तो ऊपर कौन से माध्यम का अपवर्तनांक लिखो? दूसरे का। नीचे यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और इसकी तुलना कर रहे हैं पहले माध्यम के साथ। नहीं है बात, समझ गए? ये कल वैसे इशारा किया था इस पे काफी, समझ गए? अगर इतने ही समझ गए तो जब म्यू को लिख सकता हूँ म्यू 2 अपॉन म्यू 1, तो वी को क्या लिखूं? क्योंकि म्यू और वी मुझे मालूम है। V1 बटे V2, समझ गए ना? और को ठेकाना ना कि तो ही लिखूं, दुनिया भर के लिख सकता हूँ। आ जाओ, तरंग लंबाई कैसे लिखूं भाई बताओ? म्यू को तो मैंने ऐसे तान दिया, तो तरंग लंबाई कैसे लिखूं? जोते बोलो। लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। फोकस दूरी कैसे लिखूं बताओ? वही फोकस दूरी तो कैसे लिखूं? F1 बटे F2। तन तो ही ना पढ़ रहा हूँ। अब अगर मान के चलो जाए बढ़ा दूं, क्योंकि जा को मतलब यही तो होता, तो इसकी जगह डायरेक्ट ये नहीं लिख सकता 1/2 बराबर ये? बोलो, क्या ये नहीं लिख सकता? क्या ये नहीं लिख सकता? सब लिख सकता हूँ। ये दुनिया भर के सूत्र बन गए आपके। नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? तो इसके बाद अगली लाइन में यही लिखे हुए हैं, समझ गए ना? और आगे बढ़ाने तो समझ गए ना? ऐसे बढ़ा सकते हैं, मैंने समझ में कहा बताऊं? क्लियर है? समझ गए? तो सुनो, आगे बढ़ता हूं। हर इंसान का अपना एक नाम होता है। आप सबके नाम समान हैं? अलग अलग? अलग अलग है। ये जो नाम कहलाता है ये निरपेक्ष नाम। निरपेक्ष नाम, निरपेक्ष यानी इसकी किसी और से कोई उपेक्षा नहीं है, इसका किसी से कोई तुलना नहीं है। सापेक्ष, निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब, हाँ क्लियर? इसकी किसी से कोई तुलना नहीं है। समझ में आ रही बात? उसे निरपेक्ष बोलते हैं। नहीं है भाषा। निसंतान, जिसके कोई संतान ना हो। निरपेक्ष, जिसके सापेक्ष कुछ नहीं है, वो निरपेक्ष। समझ गए? आप सबके जो अपने अपने नाम है, जैसे मेरा जो नाम है नीलेश, तो मेरा ये कैसा नाम है? निरपेक्ष नाम है। क्लियर? इसके अलावा भी मेरे बहुत सारे नाम है, आपके भी बहुत सारे नाम है। आपकी सिस्टर का बेटा आपको क्या कह के बुलाएगा? मामा। तो मामा भी आपका एक नाम हुआ, लेकिन ये कैसा नाम हुआ? सापेक्ष। कैसा नाम हुआ? सापेक्ष। समझ में आ रही बात? यानी इसमें आपको कंपैरिजन किया जा रहा है किसी दूसरे रिश्ते से। आपके बड़े भाई का बेटा आपको क्या कह के बुलाएगा? तो आपका नाम बदलता जा रहा है, अलग अलग रिश्तों के हिसाब से देख रहे हैं तो नाम बदलता जा रहा है। तो ये कैसे नाम हुए? सापेक्ष। क्लियर? अब यहाँ पर अपवर्तनांक जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। इधर देखिएगा ध्यान से, ये क्या लिखा है? म्यू यानी माध्यम का अपवर्तनांक। अब मुझे पता होता ना पड़ रही हमें कौन से माध्यम का अपवर्तनांक है। W माने वाटर, पानी का अपवर्तनांक। G माने ग्लास, ग्लास माने कांच, कांच का अपवर्तनांक। समझ गए? आदत डाल लियो अब इनकी। क्लियर? इकाई का अपवर्तनांक है, इकाई का अपवर्तनांक इसके सापेक्ष। सापेक्ष तो मैंने कछु दही ना आने, और जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हवा माने। क्लियर? क्लियर? यानी ये हवा के सापेक्ष है, ये हवा के सापेक्ष है। क्लियर? अगर वो नहीं भी दे तो हवा मान, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं होता हवा मान। ये जो अपवर्तनांक मैंने लिखे हैं ये कहलाएंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। जब किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष ज्ञात करते हैं तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। परंतु अगर मैं बोलूं पानी का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, या मैंने बोला कांच का अपवर्तनांक हीरे के सापेक्ष, हीरा बोले तो डायमंड। समझ गए मेरी बात को? तो ये कैसे अपवर्तनांक है? यानी अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक हवा को छोड़कर किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है तो उसे सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। नहीं है? क्लियर है? क्या बोला मैंने? समझ में आया? जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष ज्ञात करते हैं तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, और जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक हवा को छोड़कर किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष करते हैं तो इसे सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं।
मेरी बात समझ में आ रही है? किसी ने पूछ लिया निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है और सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, तो मन मत देवे बात हो। क्लियर? क्या कहोगे निरपेक्ष अपवर्तनांक में? सही बोला आपने। जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है तो उसे निरपेक्ष अपवर्तनांक है। और सापेक्ष अपवर्तनांक में क्या बोलोगे? जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक हवा को छोड़कर किसी अन्य माध्यम के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है तो उसे सापेक्ष अपवर्तनांक है। जो रामायण बोल रहा हूं आपको समझ में आ रही है? सीन क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? आगे बढ़ो तो पढ़ लो पहले अपवर्तनांक के प्रकार, फिर आगे की बात करूंगा। अलग अलग रंगों की तरंग लंबाइयां अलग अलग होती हैं। अलग अलग रंगों की तरंग लंबाइयां अलग अलग होती हैं, तो अलग अलग रंगों के लिए माध्यम का अपवर्तनांक अच्छा अलग अलग होगा। अच्छा, तो माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक कौन से रंग के लिए होगा? जूतियों की तरह रिएक्ट करना बंद करो, नहीं तो थाप थपर रह जाएंगे वाल। लाल रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, बस इतना जानते हैं। अब मैं अपवर्तनांक पूछना तो बार बार लाल 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 नहीं, जूतियों की तरह रिएक्ट करना बंद कर दो बेवकूफ। मैंने पूछा अपवर्तनांक सबसे अधिक कौन से रंग का होगा? क्यों? हाँ, मैंने पूछा अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होगा? मुझे ना मालूम कौन से रंग को होगा, पर मुझे तरंग लंबाई इनके बारे में मालूम है कि तरंग लंबाई सबसे अधिक लाल रंग की होती है और सबसे कम बैंगनी रंग की होती है। अब मुझसे पूछ रहा है अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होगा, तो अपवर्तनांक अधिक उसी का होगा जिसकी तरंग लंबाई कम होगी। तरंग लंबाई कम किसकी होती है? हाँ, समझ में आई बात? इसका मतलब बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। चूतियों की तरह रिएक्ट करना बंद कर दो अब जरा। क्लियर? सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा? क्यों? क्योंकि अपवर्तनांक कम उसी का होगा जिसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होगी। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? एक नोट छोड़ के अगला नोट है वो यही वाला है, पढ़ लो समझ जाओगे। अब आप आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जस्ट पहले एक नोट और दिया है, वो देख लो आप, उसको समझो पहले। बेवकूफों की तरह रिएक्ट करना करो बंद, समझ गए? ये बाबा नहीं हो जो मैंने दो लाइन खींच दी है, दिख रही है दो लाइन तुम्हें कि ना दिख रही? पहले तो मुझे बताओ। इन दोनों के बीच को कोण मान के चलो 30 डिग्री है। जा लाइन नहीं हो गया तुम कितने कौन कम है, जाओ बढ़ जाओ है ये के ऊपर कह दो तो कुछ नहीं का जीरो होगा क्योंकि यहाँ 30 है, दीदी जो ला जा रहा हूँ भाई के ऊपर दे दो तो क्या है वो जीरो है वो नहीं है। मेरी बात जो बोला आपको पल्ले पड़ा? अच्छा बताना जरा, ये कौन सी किरण है? ये क्या है? आपतन बिंदु पे क्या डलता है? आपतन किरण अवलंब से जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। मैंने मान लिया ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, तो विरल से सघन जाती है तो अवलंब की ओर झुक जाती है, तो ये कौन सा कोण हो गया? अपवर्तन कोण। परावर्तन नहीं, अपवर्तन। परावर्तन है तो भूल जाओ, हटको सिलेबस पे, समझ गए? क्लियर है? ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है। सीन क्लियर है सभी को? आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो बात मैंने आपको बताई है, ये सब बातें आप लोगों को कल तक बता दी थी। आज दिमाग में उतार लो एक बात, यही चित्र दोबारा बना रहा हूं। ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, चाहे जैसा ले लो, चाहे सघन ऊपर ले लो, विरल नीचे ले लो। जब कोई प्रकाश की किरण किसी तल पर लंबवत गिरती है, इस तल पर ये लंबवत गिर रही है ना, तो ये बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। क्लियर है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी तल पर लंबवत गिरती है तो वो बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ओके। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब प्रकाश की किरण किसी तल पर लंबवत गिर रही है तो आपने बोला बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। यहाँ पर आपतन कोण कितना है? 0। क्यों? चूतियों की तरह रिएक्ट करना बंद करो कमीनो। आपतित किरण और विलंब के बीच में आपतन कोण होता है, जहां में जेई आपतित किरण है और जेई बिंदु पे विलंबु जेई के ऊपर ही आ जाओ, इसलिए आपतन कोण 0 डिग्री है। नहीं है बात समझ?
आपतन जीरो क्यों बोला, समझ में आई बात? इसी तरीके से अपवर्तन कोण कितना होगा, वो भी जीरो ही होगा, क्योंकि अपवर्तित किरण भी यही है और विलंब भी उसी के ऊपर आ रहा है। नहीं है मेरी बात समझ में? क्लियर है? तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी तल पर लंबवत गिरती है तो बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। इस स्थिति में आपतन कोण भी जीरो है, अपवर्तन कोण भी जीरो है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? आई तो देख लो अगला। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, अपवर्तन का कारण बताइए। अपवर्तन का कारण बताइए। तो कारण फारण तो गए तिल लेने, मैंने हमारी तुम्हें एक बात बताई थी, अपवर्तनांक समानुपाती घनत्व समानुपाती 1/4 समानुपाती 1/λ। बोलो भैया, ये सर नो एक बात बताओ, जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, है ना, ये मान के चलो, ये देखो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो क्या है, लंबी क्यों झुक रही है? माध्यम को अपवर्तनांक और ज्यादा बढ़ जाए, यानी और ज्यादा सघन है जाए तो और ज्यादा झुकेगी। कई जगह मतलब माध्यम को अपवर्तनांक अगर बदलते जाओ तो जाको झुकाव बदलते जाओ, माध्यम सघन है जाओ तो ज्यादा झुकाव है जाओ, कम है जाओ तो माध्यम के अपवर्तनांक के बदल जाए, माध्यम के अपवर्तनांक के बदल जाने से इसका झुकना कम ज्यादा हो सकता है। समझ गए? पूछ रहा है अपवर्तन का कारण क्या है? तो अपवर्तन का सिंपल सा कारण यह है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अलग अलग माध्यमों से अलग अलग माध्यमों में जब जाती है तो प्रकाश की चाल बदल जाती है। चाल बदल जाएगी तो उसका, हाँ मतलब इधर उधर चाल बदल जाएगी। कहाँ गई चाल? बदल गई तो अपवर्तनांक बदल गया, अपवर्तनांक बदल गया तो ये अपने मार्ग से नहीं है। बात क्लियर? यानी अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल का बदल जाना है। चाल बदल जाएगा तो अपवर्तनांक बदल जाएगा, अपवर्तनांक बदल जाएगा तो किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। जो मैंने रामायण बोली आपको समझ में आई? पढ़ लो, समझ जाओ। ओके, आज के लिए पर्याप्त है। कल मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस।